हेलो बच्चों, बेटा पीडब्ल्यू के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सारे बच्चों का स्वागत है। बेटा आज हम लोग द्रोणा जेई सीरीज का लेक्चर नंबर 9 आप लोगों के लिए लेके आए हैं। क्या देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर? सबसे पहले तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। कराया नहीं करा आप लोगों ने होमवर्क? ओके। उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर देखेंगे, कुछ थोड़े बहुत सवाल करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देखेंगे, उसके ऊपर बेस्ड सवाल करेंगे। और अगर समय ने परमिट किया तो आज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की भी बात हो जाएगी। तो बेटा क्या आगे बढ़े, आगे मूव करें? तो चलो इस अमेजिंग सेशन को बेटा आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और समय मिला तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी आज हम लोग देख के जाएंगे। तो सबसे पहले पिछली क्लास का जो होमवर्क था उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई एक सवाल था, इसके अंदर एक इनफाइनाइट शीट थी। इस वाली इनफाइनाइट शीट के ऊपर बेटा चार्ज कितना था? माइनस सिग्मा। और एक ब्लॉक था बेटा, ब्लॉक के ऊपर चार्ज था क्यू। तो ये वाली शीट एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वाला मास क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट होगा। अब जब ये वाला मास अट्रैक्ट होगा तो क्या ये वाला मास जाकर के टक्कर करेगा? टक्कर करेगा। कोलिजन होगा? हाँ होगा। क्या ये मास वापस आएगा? आएगा। याद आ रहा है ये वाला सवाल? नहीं याद आ रहा है? नहीं देखा है लेक्चर ये पिछला वाला? तो चलो मैं एक बार वापस से इस पूरे सवाल को एक्सप्लेन कर दूं। ए ब्लॉक हैविंग मास m चार्ज q, ब्लॉक का मास m चार्ज q इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, जमीन पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या बोल रहा है बेटा? ये जो डिस्टेंस दे रखी है दीवार के साथ में या शीट के साथ में, ये वाली डिस्टेंस है बेटा d। ओके, शीट कैसी है बेटा? इनफाइनाइट शीट। चार्ज डेंसिटी कैसी है बेटा? माइनस सिग्मा। ओके, assuming that the collision of the block with the sheet is perfectly elastic, ये वाला ब्लॉक जाएगा शीट के साथ में आकर के टक्कर करेगा और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करने वाला है बेटा। तो ब्लॉक जाएगा, टक्कर करेगा, जितनी स्पीड से टक्कर होगी उतनी ही स्पीड से ब्लॉक वापस आ जाएगा। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये ऑसिलेटरी मोशन हो क्यों रही है? समझते हैं। सारे बच्चे देखो बेटा, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो इस वाले क्यू चार्ज को पकड़ के स्पीड अप करेगी? ब्लॉक जाएगा, शीट से टकराएगा, कोलिजन के कारण उसकी स्पीड वापस से रिवर्स हो जाएगी। ब्लॉक जब वापस से आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के ब्लॉक वापस से पलट के वापस जाएगा, फिर से हिट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर से हिट करेगा। बात क्या हो पा रही है? नहीं हो पा रही? तो चलो एक बार चेक करते हैं कि क्या इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड होने वाला है। चलो, तो सारे बच्चे कॉपी पेन साइड में, पूरा ध्यान बोर्ड की ओर। देखो इधर, सबसे पहले मुझे यह बताओ, अगर शीट के ऊपर सिग्मा आपको नेगेटिव में दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? शीट की ओर, शीट की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई शीट की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा, जो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? ब्लॉक के ऊपर चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा ये वाला फोर्स हो गया? नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल बेटा। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F फोर्स अपॉन मास m। मास m है ना इस वाले ब्लॉक का। तो बेटा Q सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे m। ये बेटा एक्सेलरेशन बन चुका है किसका? इस वाले ब्लॉक का। अब सारे लोग ये बताओ, जब ये वाला ब्लॉक चलता 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 d डिस्टेंस दूर जाएगा तो बेटा यहां तक पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पहली बात। और दूसरी बात, टाइम कितना लगेगा? दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि भाई यहां पर पहुंचने पर जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी कितनी होगी। और मान लो बेटा ये टाइम है t बराबर 0, तो कितने टाइम पर ये वाला ब्लॉक यहां पर पहुंचेगा? तो चलो इस बात का पता लगाते हैं। बेटा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूले के बारे में तो सुना होगा, सुना है ना, या नहीं सुना है इसके बारे में भी? ओके, तो मुझे ये बताओ, जब ये ब्लॉक चलता 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 यहां पहुंचेगा तो क्या ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट d के बराबर हो गया होगा? तो डिस्प्लेसमेंट को बेटा मैं d लिख दूं। ओके,
बेटा ब्लॉक की शुरुआत में क्या कुछ वेलोसिटी थी? बिल्कुल नहीं। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? जीरो। एक्सेलरेशन बेटा ब्लॉक का कितना है? ये रहा। तो क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक को यहां पर Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m कैसे लिख दूं? तो मेरे पास में हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। क्या मेरे पास में ये की क्वेश्चन आ चुकी है? यहां से अगर हम लोग टाइम निकालें बेटा तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4 ये d एप्सिलॉन नॉट m q सिग्मा और इसका बन जाएगा अंडर रूट। क्या हम लोग एग्री कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? ओके। यानी कि इतने टाइम में ये वाला ब्लॉक जाएगा और जाकर के दीवार के साथ में टक्कर करेगा। पक्की बात? कंफर्म? ओके, सब मस्त, ठीक है। कोई बच्चा बोले कि सर शुरू में तो वेलोसिटी जीरो थी, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। क्या v बराबर u प्लस एटी होगा? नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा ब्लॉक का? ये देखो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m। बेटा इतना है एक्सेलरेशन। बेटा टाइम कितना है? टाइम हो गया ये 4d एप्सिलॉन नॉट m बाई q और नीचे क्या आ जाएगा? सिग्मा। थोड़ा इस वाली फाइनल वेलोसिटी को, टक्कर के समय वाली वेलोसिटी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा तो आंसर क्या आने वाला है? थोड़ा देखो, नीचे अंडर रूट में क्यू सिग्मा, नीचे अंडर रूट में क्यू सिग्मा, ऊपर भी क्यू सिग्मा। तो बेटा नीचे अंडर रूट वाला क्यू सिग्मा ऊपर वाले क्यू सिग्मा को काटेगा तो ऊपर अंडर रूट में क्यू सिग्मा बच जाएगा। ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी है, एम भी है। तो बेटा ध्यान से देखो, 4 से ये वाला 2 चला जाएगा क्योंकि 4 अंडर रूट में है, वो 2 बनेगा, इस वाले 2 को काट देगा। एप्सिलॉन नॉट एम नीचे अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट एम क्रिएट कर देंगे। और बेटा क्या बचा? ऊपर बेटा डी है एक अंडर रूट में, तो अपन लोग क्या बोल देंगे? ये डी। बेटा ये वेलोसिटी बन रही है टक्कर के समय। हमसे पूछी नहीं है ये वेलोसिटी, लेकिन हम लोगों ने निकाल ली। तो बेटा ये वाला ब्लॉक जब टक्कर करने वाला होगा इतना टाइम लगेगा, ये वाला ब्लॉक जब टक्कर करने वाला होगा तो इतनी वेलोसिटी बन चुकी होगी। अब मेन सवाल पे आते हैं। ये तो फालतू की कैलकुलेशन अपन लोगों ने कर ली। तो मेन सवाल पे अगर आए तो मेन सवाल पहली चीज क्या पूछ रहा है हम लोगों से? इज इट एसएचएम और नॉट? इज इट एसएचएम और नॉट? क्या ये एसएचएम है या नहीं है? है या नहीं है? तो एक बार इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखो। कॉपी पेन साइड में, पूरा ध्यान इधर। जैसे बेटा ये दीवार या बोले शीट माइनस सिग्मा डेंसिटी वाली, ब्लॉक बेटा कहीं पर भी होगा तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स होगा Q इंटू ई। ये वाला फोर्स बेटा क्या है? कांस्टेंट। इसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो भी क्या है? कांस्टेंट। जबकि एसएचएम वाले केस में बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एसएचएम वाले केस में क्या होता है? याद दिला दूं मैं आप लोगों को। इन द केस ऑफ एसएचएम, इन द केस ऑफ एसएचएम, एसएचएम वाले केस के अंदर बेटा जो फोर्स होता है वो काइंड ऑफ माइनस के एक्स टाइप का होता है। जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होता है। हम लोगों ने इस तरह की बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में करी भी थी। तो बेटा यहां तो कांस्टेंट फोर्स बन रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बन रहा है, तो क्या ये एसएचएम होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एन एसएचएम, इट इज नॉट ए एसएचएम। ये एसएचएम नहीं होगा। ओके, अब चलो बात कर लेते हैं बेटा टाइम पीरियड की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइम पीरियड की। तो सारे बच्चे इधर देखो, क्या बेटा टक्कर के समय जो वेलोसिटी है वो मुझे मिल चुकी है? टक्कर के समय जो वेलोसिटी है क्या वो मुझे मिल चुकी है? बिल्कुल मिल चुकी है। क्या यहां तक जाने में जो टाइम है क्या वो मुझे मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। तो अगर अपन लोग बेटा थोड़ा सा स्मार्टली सोचें तो हम लोग टाइम पीरियड बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखो सबसे पहली बात तो इस पूरी प्रोसेस को समझो कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। टक्कर होने के बाद में ब्लॉक इधर जाएगा, वापस आएगा। 1 कंप्लीट टाइम पीरियड हो चुका है। फिर टक्कर होगी, फिर ब्लॉक इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। सेकंड टाइम पीरियड हो चुका है। ब्लॉक वापस इधर जाएगा, फिर आएगा। यानी कि टक्कर होने के बाद में ब्लॉक का जाना
और आना, इसको आप काउंट कर लो, आपको 1 टाइम पीरियड कंप्लीट मिल जाएगा, 1 ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट मिल जाएगी। क्या आप लोगों को बात कैच हो पा रही है? तो चलो इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे अगर चीजें फील कर पा रहे होंगे तो बच्चे डायरेक्टली बात बोल देंगे कि सर जो आपने टाइम निकाला है ना इसको डबल कर दो, टाइम पीरियड मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सारे बच्चे साथ आ पाए, सारे बच्चे कंफर्टेबल फील कर पाए, कॉन्फिडेंट फील कर पाए, तो उनके लिए मैं फिर से इस कैलकुलेशन को लेकर के आगे जा रहा हूं। ठीक है, कई बच्चों को दिख गया होगा कि सर टाइम को कर दो डबल, आंसर आ जाएगा, परेशान हो क्यों रहे हो आप इतना। ठीक है, लेकिन चलो बाकी के बच्चों के लिए एक बार अपन सब लोग कैलकुलेशन फिर से करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो बेटा फिर से इधर देखें, ये शीट हो गई, कैसी शीट, माइनस सिग्मा डेंसिटी वाली। टक्कर मान लो बेटा ब्लॉक की एक बार हो चुकी है, ये ब्लॉक की टक्कर हो गई, तो v स्पीड से टक्कर हुई, इलास्टिक कोलिजन होने के कारण क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1। किसी को E बराबर 1 याद नहीं आ रहा कि सर मेरा तो 11th के सारे फंडे बिगड़े हुए, कोई बात नहीं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब बेटा सिंपल भाषा में यह है कि जितनी स्पीड से ब्लॉक आया टक्कर करने पर, टक्कर होने के बाद में उतनी ही स्पीड रिवर्स में हो जाएगी। अभी के लिए मान लो तो बेटा v स्पीड से टक्कर हुई थी, v स्पीड रिवर्स में हो गई। क्या मैं v स्पीड वापस से ला करके यहां पे लिख दूं? चलो लिख देते हैं। देखो बेटा v स्पीड कितनी थी, अंडर रूट में q सिग्मा d अपॉन अंडर रूट में एप्सिलॉन नॉट m, q सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट m, ये बेटा वेलोसिटी है। तो अब सारे बच्चे ध्यान लगाना, एक टाइम पीरियड में क्या होगा बेटा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, रुकेगा, पलट के पीछे आएगा, ब्लॉक आगे जाएगा, रुकेगा, पलट के पीछे आएगा, हाँ कि ना। जाने का टाइम मैंने निकाल लिया बेटा टी नॉट, आने का टाइम मैंने निकाल लिया टी नॉट, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। तो टी नॉट को अगर कैलकुलेट कर लोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स टी नॉट। तो चलो टी नॉट को निकालते हैं, डबल कर देंगे, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी v, इधर वेलोसिटी कितनी है, इधर वेलोसिटी है इस वाले पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर 0। ये मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, v नीचे e, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट इज 0। तो बेटा मैं यहां से यहां तक के लिए अगर इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा कि भाई फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है q सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट m। एग्री कर पा रहे हो? एक्सेलरेशन कहां होगा बेटा, जब ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, जब ये ब्लॉक चल के आगे जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स Q इंटू E लगेगा पीछे। जब ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स Q इंटू E लगेगा पीछे, और बेटा m मास के कारण Q E बाई M एक्सेलरेशन होगा पीछे। तो वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, तो एक्सेलरेशन को बेटा मैं क्या लूंगा, नेगेटिव में। देखो इधर बेटा ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, Q, E की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मास की वैल्यू कितनी हो गई, m इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी Q सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट m अंडर रूट के अंदर, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, दैट्स व्हाई माइनस साइन मैंने पुट किया है, v बराबर u प्लस at का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m, t बराबर वॉट, अंडर रूट में Q सिग्मा d बाई एप्सिलॉन नॉट m। फटाफट इस वाले टाइम टी नॉट को कैलकुलेट करो। ये वाला टाइम टी नॉट बेटा कितना हो जाएगा, ये वाला टाइम हो जाएगा टी नॉट अंडर रूट के अंदर, कितना आ गया बेटा ये अंडर रूट के अंदर, Q सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट m, और इस वाली टर्म को डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे Q स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और m स्क्वायर बनके अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर डाला बेटा इसलिए मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट के अंदर डाला तो स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब सारे बच्चे देखो इधर ध्यान लगाओ, क्या एक एप्सिलॉन नॉट से ये स्क्वायर कट गया, क्या एक m से ये स्क्वायर कट गया, क्या एक q से ये स्क्वायर कट गया, क्या सिग्मा से स्क्वायर कट गया। टी नॉट की वैल्यू बेटा हमारे पास में आ गई है 4, फिर d, फिर एप्सिलॉन नॉट, फिर m,
फिर क्यू, फिर सिग्मा। तो बेटा ये टी नॉट टाइम हमारे पास में आ गया। अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए, अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए तो 2 टाइम्स टी नॉट, यानी कि बेटा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4d एप्सिलॉन नॉट m क्यू सिग्मा। कई बच्चों को लग रहा होगा सर घुमा फिरा के आपने बेमतलब में सवाल को ज्यादा कर दिया। हाँ बिल्कुल मैं जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं, जबरदस्ती हम लोगों ने एक्सटेंड करा है। अगर हम लोगों ने जो पहले टाइम निकाला उसको सीधे भी डबल कर सकते थे, वो मैंने पहले भी बोला है। ओके, तो बेटा ये आ चुका है हमारे पास में टाइम पीरियड। इसको बॉक्स में कर लेते हैं बंद। तो मैं वापस से रिकॉल करा दूं क्या है बेटा इस वाले सवाल के अंदर। देखो ध्यान से, ब्लॉक जा रहा है, टक्कर करेगा, वापस जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वापस आएगा, फिर टक्कर होगी, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन चलती रहेगी। हम लोगों ने बोला भी था कि ये जो टाइम निकाला है इसी को सीधे डबल आप लोग कर सकते हो। इसको डबल करते तो आपको सीधे ये वाला आंसर बेटा मिल जाता। देखो ये आंसर क्या है, 4d एप्सिलॉन m क्यू सिग्मा, 4d एप्सिलॉन m क्यू सिग्मा। इस वाले टाइम का डबल ही टाइम वहां पर टाइम पीरियड बन रहा है। ठीक है, फील कर पा रहे हो बेटा? किसी भी तरीके से आप लोग ऑब्जर्व करो, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा जितना टाइम लगा जाने में उतना ही लगेगा आने में, जितना लगा जाने में उतना ही टाइम लगेगा वापस आने में। तो बार बार कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी। ये तो केवल आप सब लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने डबल कैलकुलेशन करी है। यहीं पर सवाल सॉल्व हो चुका था। फोर्स दिख चुका था कि कांस्टेंट फोर्स है, एसएचएम नहीं होगा। टाइम निकल चुका था कि जाने का टाइम इतना तो आने का भी इतना, इस वाले टाइम को डबल कर देते। साथ आ पा रहे हो ना? बात क्या हो पा रही है ना? क्या कुछ ज्यादा एक्सटेंड तो नहीं हो गया? आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सारे बच्चे इधर देखो, अगले सवाल पे आते हैं, अगले होमवर्क पे आते हैं। ये वाला सवाल बेटा थोड़ा सा अच्छा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीधे आंसर नहीं आएगा। क्या है बेटा इस वाले सवाल में? ये बेटा एक शीट है, इस वाली शीट की लंबाई है इनफाइनाइट और चौड़ाई है फाइनाइट। लंबाई है इनफाइनाइट, चौड़ाई है फाइनाइट। कितनी है चौड़ाई? W के बराबर। लंबाई कितनी है? ऊपर इनफाइनाइट, नीचे माइनस इनफाइनाइट। यानी कि बेटा ये वाली शीट चौड़ी केवल W है, लंबी इनफाइनाइट है। हम लोगों को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना था? ध्यान से देखो, हम लोगों को एक पॉइंट तो लेना था बेटा, एक ऐसा पॉइंट P लेना था, ए पॉइंट विच लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे बेटा ये वाली शीट मान लो बोर्ड के ऊपर चिपकी हुई है, तो हम एक पॉइंट बोर्ड के ऊपर ही लेंगे। सुनना ध्यान से, अगर ये शीट बोर्ड के ऊपर ही है तो हम एक पॉइंट P बोर्ड के ऊपर ही लेंगे, लेकिन कितना दूर? एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम वन ऑफ इट्स एज, यानी कि यहां से D डिस्टेंस दूर जाकर के हमने कोई पॉइंट P लिया। तो इस वाले P पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? चलो इस बात को कैलकुलेट करते हैं। सारे बच्चे साथ आ जाओ, कॉपी पेन साइड में, पूरा ध्यान लगाओ, काम डाउन। सारे बच्चे इधर देखो, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे सॉल्व? बेटा एक काम करो, यहां से बेटा किसी एक डिस्टेंस Z पे चल के जाओ। कितना दूर जाओगे चल के बेटा? Z पे। और Z दूर चल के जाकर के, इस W को मैं भी हटा देता हूं ताकि डायग्राम साफ दिखे। Z दूर जाकर के बेटा एक काम करो, dz मोटाई का, Z दूर जाकर के dz मोटाई का, dz मोटाई का एक पतला सा स्ट्रिप टाइप का एलिमेंट ले लो। Z दूर जाकर के dz मोटाई का एक स्ट्रिप टाइप का एक एलिमेंट आप लोगों ने ले लिया। क्या ये स्ट्रिप टाइप का जो एलिमेंट है ये ऊपर से नीचे तक जब जाएगा तो एक पतला सा लंबा सा एक इनफाइनाइट टाइप का वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो इस वाले वायर को अगर अपन लोग ऑब्जर्व करें तो इसका लैम्डा कैसे निकालेंगे? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर सिग्मा किसी शीट का दे रखा हो तो लैम्डा कैसे निकालते हैं। याद करो, कॉपी के पेज पलटो, देखो किस तरीके से लैम्डा निकाला जाता है। तो देखो बेटा, Z दूर गए, dz विड्थ का एलिमेंट लिया, पतला सा इनफाइनाइट लंबाई का वायर बन गया। इसके 1 मीटर के ऊपर जितना चार्ज होगा क्या वही इसका लैम्डा होगा? दोबारा सुनो, 1 मीटर के ऊपर जितना चार्ज वही इसका लैम्डा होगा नहीं होगा? तो बेटा 1 मीटर का टुकड़ा काटोगे तो इस 1 मीटर के एलिमेंट के 1 मीटर के एलिमेंट में जो एरिया होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू dz।
1 मीटर की लंबाई dz इसकी चौड़ाई। दोबारा सुनना, 1 मीटर की लंबाई dz इसकी चौड़ाई। क्या बेटा 1 इंटू dz करने पर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया मिल गया इस वाली स्ट्रिप का। 1 मीटर की लंबाई का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, 1 मीटर लंबाई dz इसकी चौड़ाई। अब एरिया आ गया बेटा, तो एरिया को बेटा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मुझे चार्ज मिल गया 1 मीटर के तार के ऊपर? बिल्कुल नहीं हो रही है बात कैच, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो, दोबारा देखो बेटा। ये पतला सा वायर टाइप का एलिमेंट था, मुझे इसका लेमडा चाहिए। क्या होता है लेमडा? 1 मीटर के तार के ऊपर कितना चार्ज है। तो मैंने 1 मीटर का तार लिया, उस 1 मीटर के तार का बेटा एरिया कितना है? 1 मीटर की लंबाई dz इसकी चौड़ाई। क्या एरिया बन गया? एरिया को बेटा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बेटा चार्ज बन गया? बिल्कुल, 1 मीटर का जो भी चार्ज, 1 मीटर की लंबाई का जो भी चार्ज, दैट इज द लैम्डा। तो लैम्डा मुझे मिल चुका है, हाँ कि ना। अब बेटा मुझे एक इनफाइनाइट वायर जिसका लैम्डा मुझे मालूम है, तो इस पतले से इनफाइनाइट वायर के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या होता है इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड? 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा dz, 2k लैम्डा बाई आर। अब इस वाले वायर से P पॉइंट की डिस्टेंस बेटा कितनी है? Z के बराबर, तो 2k लैम्डा बाई आर। बेटा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पतले से वायर, इस पतले से एलिमेंट के कारण बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। क्या मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मुझे निकालना है? बिल्कुल निकालना है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा? ऐसे जितने भी वायर टाइप के एलिमेंट है सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो बेटा इंटीग्रेट करते हैं, किसका? डीई इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेटा डीई की वैल्यू उठाओ, यहां पर रख दो। तो डीई की वैल्यू उठा करके बेटा मैं यहां पर रख रहा हूं, ध्यान से देखो। डीई की वैल्यू कितनी हो गई? 2k सिग्मा dz अपॉन z। अब सारे बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ z की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? कहां से कहां तक z को लेके जाओ कि आपको वायर टाइप के एलिमेंट मिल रहे होंगे। तो सोचो, जो मैं बोल रहा हूं उस बात पे गौर लगाओ, ध्यान लगाओ। बेटा ध्यान से देखो, z की वैल्यू जब बढ़ते 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 जब d के बराबर होगी, z की वैल्यू जब बढ़ते 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 d के बराबर होगी, तब आपको पहली बार वायर टाइप का एलिमेंट मिलना चालू होगा। और लास्ट एलिमेंट कब मिलेगा? लास्ट एलिमेंट यानी कि बिल्कुल एंड वाला एलिमेंट कब मिलेगा? जब z की वैल्यू बढ़ते 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 d प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। जब z की वैल्यू बढ़ते बढ़ते d प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी, तब तक आपको वायर के एलिमेंट मिल रहे होंगे। यानी कि बेटा लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगेगी बेटा कि z की वैल्यू d से z की वैल्यू d प्लस डब्ल्यू तक। एग्री कर पा रहे हो? तो बेटा 2 को कांस्टेंट है बाहर, k कांस्टेंट है बाहर, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर, dz अपॉन z का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा? ln z। क्या हो जाएगा? ln z। लिमिट क्या लग जाएगी? d से लेकर के d प्लस डब्ल्यू। तो 2k सिग्मा ln d प्लस डब्ल्यू अपर लिमिट डाली, माइनस ln d लोअर लिमिट डाली, ब्रैकेट बंद। क्या आप लोगों को ln a माइनस ln b, ln a अपॉन b लिखना आता है? ये फॉर्मूला तो मालूम होगा ना, ln a माइनस ln b बराबर ln a अपॉन ln b। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, 2k सिग्मा ये बन जाएगा बेटा ln d प्लस डब्ल्यू अपॉन डी। कैच कर पा रहे हो बेटा? इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे टोटल आने वाला है वो कितना हो जाएगा? 2k सिग्मा ln और d अपॉन डी बन जाएगा बेटा 1 प्लस डब्ल्यू बाई डी। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा हमारा इस वाले P पॉइंट का। फटाफट ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको बॉक्स में भर दूं? भर देते हैं बेटा। तो बॉक्स के अंदर इसको पैक कर दो फटाफट, फास्ट। 2k सिग्मा ln 1 प्लस डब्ल्यू बाई डी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इजी सवाल है। बस क्लियरिटी केवल एक चीज में रहनी चाहिए
कि जो शीट है उसका शेप कैसा है। पी पॉइंट शीट के प्लेन में ही है, एलिमेंट वायर टाइप का लेना है, एलिमेंट के कारण जो फील्ड लिखोगे उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहां से लगानी है, जहां से पहला वाला एलिमेंट मिला यानी कि डी दूर, लास्ट वाली अपर लिमिट कहां लगेगी, डी प्लस डब्ल्यू दूर, जहां पर लास्ट वायर मिल रहा है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं फिर तो ये सवाल सुपर इजी है, फटाफट कॉपी करो। मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट इसको कॉपी करें फास्ट। लिख लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड वाला सवाल देखो, सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है, ए पॉइंट विच इज ऑन द सिमेट्री प्लेन ऑफ द शीट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। घबराना नहीं है, मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। तो बेटा मैं अगले पेज पे जा रहा हूं और देखते हैं ये सवाल नंबर 2, इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है। बेटा जो शीट थी ना, पहले शीट ऐसे बोर्ड के ऊपर रखी हुई थी, अब उस वाली शीट को उठाएंगे और बोर्ड के अंदर एंटर करा दो। नहीं समझ में आ रही बात, इधर देखो बेटा, शीट की चौड़ाई थी W, तो ये W चौड़ाई की शीट ये रही, और बेटा ये बोर्ड के बाहर इनफाइनाइट और बोर्ड के अंदर इनफाइनाइट तक जा रही है, अंदर भी इनफाइनाइट बाहर भी इनफाइनाइट, और चौड़ी कितनी है शीट W। फील आई नहीं आई, शीट की चौड़ाई थी W, वो ये दिख रही, और शीट कहां तक जा रही है, बाहर इनफाइनाइट अंदर भी इनफाइनाइट। एग्री कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, हां कि ना, ओके। तो बेटा ऐसे शीट हम लोगों ने ली, फिर क्या करेंगे बेटा, इस वाली शीट के मिड पॉइंट से यहां से डी डिस्टेंस दूर जाकर के बेटा कोई पॉइंट ले लेंगे P, और इस वाले P पॉइंट के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो पिछली क्लास में बेटा मैंने इनफाइनाइट शीट का डेरिवेशन कराया था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या करा था मैं याद दिला दूं, वैसे ही इंटीग्रेशन की टर्म यहां बनेगी, बस लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम टाइप का इंटीग्रेशन, बस लिमिट चेंज। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते जाओ बेटा। जेड ऊपर जाएंगे और जेड ऊपर जाकर के डीजेड विड्थ का एक एलिमेंट ले लेंगे। जेड ऊपर गए, जेड ऊपर जाकर के डीजेड विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। अब ये एलिमेंट कैसा होगा बेटा, बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर एक इनफाइनाइट लंबाई का तार। दोबारा सुनना, बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर एक इनफाइनाइट लंबाई का तार। इसका अगर मुझे लैम्डा लिखना होगा तो लैम्डा कैसे लिखेंगे, 1 मीटर का तार काटोगे तो 1 मीटर का तार कैसे कटेगा, ऐसे। मान लो लंबाई कितनी हो गई 1 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई बेटा इस वाले वायर की डीजेड। ये मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले वायर को निकाल के बाहर दिखा रहा हूं कि ये वायर कितना चौड़ा है, डीजेड चौड़ा, डीजेड चौड़ा। तो 1 मीटर का अगर मैं तार लूंगा बेटा तो इसका एरिया बताओ क्या हो जाएगा, 1 मीटर की लंबाई इंटू डीजेड। ये बेटा इसी शीट का पार्ट है ना, शीट के ऊपर सिग्मा कितना है, सिग्मा के बराबर। तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि इस वाले एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको क्या 1 मीटर के वायर का चार्ज मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। तो क्या बेटा ये लैम्डा बन चुका है 100%। तो आपको ये जो एलिमेंट मिला ये इनफाइनाइट लंबाई का तार है, इसके ऊपर लैम्डा सिग्मा डीजेड है। चलो बेटा अब इस वाले एलिमेंट के कारण, इस वाले एलिमेंट के कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं P वाले पॉइंट पे। तो देखना ध्यान से, ये वाला वायर यहां पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्रिएट करेगा। इस DE इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2K। वायर का लैम्डा कितना है बेटा, सिग्मा डीजेड, तो 2K लैम्डा बाई R, यानी कि वायर की P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में Z का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये Z ये D, तो ये हो गई बेटा अंडर रूट का Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ओके। तो 2K लैम्डा बाई R यानी कि Z स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कुछ और ऑब्जर्व करें, चलो देखो बेटा बात सुनो, ये टोटल वायर की चौड़ाई, टोटल शीट की चौड़ाई कितनी है W, यानी कि ऊपर कितनी W/2, नीचे कितनी W/2। अब सोचो आप ध्यान से, जैसे मैंने Z ऊपर जाकर के एलिमेंट लिया है, क्या ऐसे ही Z नीचे आकर के भी तो एलिमेंट मिल सकता था। जैसे इसने DE फील्ड क्रिएट किया, क्या इधर भी तो DE फील्ड बन सकता था।
क्या दोनों डी के जो इधर इधर कंपोनेंट आएंगे क्या वो जुड़ जाएंगे? हां। दोनों डी के जो इधर कंपोनेंट आएंगे क्या वो कट जाएंगे? बिल्कुल हां। बाउंसर जा रहे हैं, पिछली क्लास में सेम चीजें करी हैं। कब? इनफाइनाइट शीट के डेरिवेशन। प्लीज सी इट। मैं दोबारा समझा देता हूं, चलो दोबारा समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। इधर जो एलिमेंट लिया इनफाइनाइट वायर टाइप का, इधर जो एलिमेंट लिया बेटा वो भी इनफाइनाइट वायर टाइप का। दोनों एलिमेंट बराबर बराबर अमाउंट का फील्ड पी पॉइंट पर क्रिएट करेंगे। दोनों फील्ड का, मान लो ये मेरे हाथ को देखो, ये दोनों फील्ड का इधर भी कंपोनेंट आएगा, जुड़ जाएगा, और जो कंपोनेंट ऊपर नीचे आएंगे वो कट जाएंगे। नहीं हो रही बात कैच? कोई बात नहीं। देखो इधर ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, इधर वाला कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा? इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर नीचे भी एलिमेंट लिया होता आपने तो इधर डीई फील्ड आता, उसका इधर वाला कंपोनेंट डीई कॉस थीटा हो जाता, इधर वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा हो जाता। डीई साइन थीटा बेटा कट जाते और डीई कॉस थीटा बेटा जुड़ जाते। बात कैच हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? हाँ कि ना? तो डीई कॉस थीटा बेटा जुड़ जाएंगे। यानी कि यह बात एकदम क्लियर है कि डीई कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है, डीई कॉस थीटा वाला बेटा जो कंपोनेंट आया है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दें इस पूरी शीट के कारण, तो बेटा हमको नेट फील्ड मिल जाएगा पी वाले पॉइंट पे। अगर हम लोग डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दें इस पूरी शीट के कारण, कि भाई हर एक एलिमेंट की काउंटिंग हो जाए, हर एक एलिमेंट इंटीग्रेशन में जुड़ जाए, तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगा। तो चलो, अगर मुझे फील्ड निकालना है पी वाले पॉइंट पे, अगर मुझे फील्ड पी वाले पॉइंट पे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। किसका? डीई कॉस थीटा का। याद आ रही होंगी इस तरह की चीजें, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने करी थी। डी की वैल्यू बेटा देखो क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू 2k सिग्मा डी जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बेटा कॉस थीटा में ऐसे कैसे लिख रहा हूं? क्या ये वाला इंटीग्रेशन परेशान करता हुआ लग रहा है? बिल्कुल। दो दो वेरिएबल है बेटा इधर। इधर देखो थीटा भी एक वेरिएबल है और जेड भी बेटा एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप अलग अलग जगहों पर जाओगे तो जेड की वैल्यू भी अलग अलग होती जाएगी और साथ में थीटा की वैल्यू भी बदलेगी। हाँ कि ना? तो बेटा इस वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन को बनाना पड़ेगा। तो सारे बच्चे फिर से अपना पूरा ध्यान इधर लगाएं। मैं बेटा एक काम कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को मैं यूज कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा इस वाले ट्राइंगल को। इस वाले ट्राइंगल के अंदर जब आप बेटा ऑब्जर्व करोगे ना तो आप पाओगे कि टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज जेड बाई डी। तो बेटा जेड बराबर व्हाट? डी ऑफ टेन थीटा, डी टेन थीटा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी जेड बराबर बेटा क्या हो जाएगा? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात कैच हो पा रही है? नहीं हो पा रही है? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो चलो इन टर्म्स को यूज करते हैं इस वाले इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बेटा कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ। के कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ। कॉस थीटा मैंने लिख दिया। dz की वैल्यू के लिए बेटा मैं यहां से वैल्यू उठा रहा हूं, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके बेटा अब नीचे देखो, अंडर रूट के अंदर बेटा जेड स्क्वायर। क्या है अंडर रूट में नीचे? जेड स्क्वायर। जेड का मतलब बेटा क्या था? डी टेन थीटा। तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर। अब एक काम करो बेटा, एक काम करो, भारी तो नहीं लग रहा है डेरिवेशन? सिंपल है अगर पिछली क्लास देखी है तो, वरना डिफिकल्ट नो डाउट लग रहा होगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 2k सिग्मा। जो डी है बेटा वो नीचे से जब आप डी को कॉमन लोगे कटने वाला है। चलो मैं लिख के ही बताता हूं। तो डी, अब बेटा एक काम करें, अभी कॉस थीटा को ना छेड़ें, सेक स्क्वायर थीटा को ना छेड़ें, सेम का सेम लिख दें। बेटा नीचे जैसे ही मैं डी स्क्वायर को बाहर लूंगा तो डी बन के बाहर आएगा। अंडर रूट के अंदर बेटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा? तो बेटा नीचे अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट हटाओगे तो सेक थीटा बचेगा। तो एक सेक थीटा से ये सेक थीटा गया, एक कॉस थीटा से ये बचा हुआ सेक थीटा गया, कट गया। अपन लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, ईपी बराबर कितना हो गया, ये डी से डीबी काट दो, 2k सिग्मा, और यहां पर इंटीग्रेशन हुआ है बेटा डी थीटा का, तो डी थीटा इंटीग्रेट होगा तो क्या बन जाएगा, थीटा। एग्री कर पा रहे हो? अब कोई बोले सर थीटा खुद क्या है, तो इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, टेन थीटा बराबर व्हाट, जेड बाई डी, तो थीटा व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ जेड बाई डी। तो बेटा हम लोग थीटा की वैल्यू वापस से उठा करके यहां पर रख देते हैं, तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 2k सिग्मा, और यहां पर थीटा की जगह पे डाल देंगे बेटा टेन इनवर्स जेड बाई डी, जेड बाई डी। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं बेटा। ये जो शीट है डब्लू चौड़ाई की, बाहर आ रही है इनफाइनाइट तक, अंदर जा रही है इनफाइनाइट तक। बेटा इस वाली शीट के अंदर जेड की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर सकती है, थोड़ा सोचो, जवाब दो। क्या जेड की वैल्यू ऊपर W/2 तक जा सकती है? हां। क्या जेड की वैल्यू नीचे W/2 तक जा सकती है? बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेड की वैल्यू ऊपर नीचे W/2 तक बिल्कुल जा सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू हम लोग इधर डालेंगे बेटा, कितनी हो जाएगी जेड की वैल्यू, ये हो जाएगी W/2 नीचे से, ये थोड़ी जगह कम हो गई क्या, चलो दोबारा लिख देते हैं बेटा, जस्ट ए मिनट। लोअर लिमिट क्या लग जाएगी, जेड की वैल्यू नीचे माइनस का W/2, जेड की वैल्यू ऊपर कहां तक जाएगी, प्लस का W/2। कहां मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो फाइनली P पॉइंट पर बेटा जो फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, 2k सिग्मा। बेटा अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालोगे तो टेन इनवर्स W/2d माइनस लोअर लिमिट डालो टेन इनवर्स W/2d विद नेगेटिव साइन, माइनस का W/2d, ये ब्रैकेट बंद। बेटा इसको सॉल्व करोगे, माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा बेटा 2k सिग्मा और टेन इनवर्स W/2d, और यहां माइनस बाहर आया तो फिर से टेन इनवर्स W/2d, तो दो बार टेन इनवर्स W/2d है, तो क्यों ना 2 टाइम्स कर दें, बार बार लिख के क्यों परेशान हो। तो बेटा ये भी टेन इनवर्स W/2d, ये भी टेन इनवर्स W/2d, दो बार हो जाएगा तो 2 टाइम्स, तो मैं एक आगे 2 लिख रहा हूं, क्या दिख पा रहा है आगे 2। तो बेटा ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर, जगह कम है इधर ही फिट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर बेटा जो फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बाहर ले जाओ तो 4k सिग्मा और टेन इनवर्स W/2d। फटाफट लिखो, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार पूरा सॉल्यूशन देखे, क्या मैं फिर से हेल्प करूं आप लोगों की। हम लोगों ने जेड ऊपर जाकर के डीजेड विड्थ का एलिमेंट लिया, इसके कारण देखा तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसका एक कंपोनेंट देखा तो बेटा डी कॉस थीटा आया, दूसरा कंपोनेंट देखा तो डी साइन थीटा आया। पूरी डिजाइन को ऑब्जर्व करा तो मालूम पड़ा कि डी कॉस थीटा जुड़ेगा, डी साइन थीटा कटेगा, तो डी कॉस थीटा को जुड़ने वाला है, तो मैंने डी कॉस थीटा को कर दिया इंटीग्रेट। कैलकुलेशन फंस रही थी थोड़ी, तो हम लोगों ने इस वाले ट्राइंगल में देखा कि टेन थीटा बराबर Z/d, थोड़ा अरेंजमेंट करें तो इंटीग्रेशन सिंपल बन गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लगाई कि Z की वैल्यू नीचे W/2 से ऊपर W/2 तक जाने वाली है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट करी, आंसर हमारे सामने आ गया है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट कॉपी कर लो बेटा, तो बेटा कॉपी कर लिया आप लोगों ने, क्या ये देख लिया बेटा अपन लोगों ने ये 3 सवाल जो आज देखे हैं, सारे सवाल ठीक है,
अच्छे सवाल हैं। पहला वो जो कॉलिजन हो रहा था, सेकंड सवाल में 2 पार्ट हैं, टोटल मिलकर कितने सवाल हो गए बेटा? 3 सवाल। प्लीज एक बार खुद से सॉल्व करें, खुद से देखें, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या आप आगे बढ़ जाएं? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर स्फीयर के कारण तो हमको स्कूल में या जहां भी आप पढ़ते हो गॉस लॉ के कारण, गॉस लॉ के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। बेटा बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा इजी काम हो जाता है बेटा गॉस लॉ से। होलो स्फीयर के लिए फील्ड निकालना अगर हो तो गॉस लॉ से ही जाना बेहतर है। तो भाई बिना गॉस लॉ के मैं क्यों करने आ गया यहां पर? बेटा इंटीग्रेशन करके भी हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं एक होलो स्फीयर के कारण। हाँ डिफिकल्ट जरूर जाता है, हाईली कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगती है, लेकिन बेटा अपन लोग देखते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, बात कैच होगी, मजा आएगा। ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर यूज कहां आएगा? बेटा डायरेक्टली यूज आए ना आए, लेकिन जब होलो स्फीयर के कारण एलिमेंट लेना सीखोगे, कैसा एलिमेंट लेना है ये सोचना सीखोगे, कैसे उस एलिमेंट का एरिया लेना है ये सीखोगे, कैसे उसके ऊपर चार्ज लिख रहे हैं ये समझोगे, कैसे उसके कारण फील्ड लिखा है किसी पॉइंट पर ये सीखोगे, इंटीग्रेट जब करना देखोगे तो काफी सारी चीजें आपके अंदर इंड्यूस होंगी, वो एडवांस लेवल के सवालों में आपकी हेल्प करेंगी। क्या ये मेथड जो मैं आप बताने वाला हूं क्या ये बोर्ड में आपकी हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं, बोर्ड में गॉस लॉ से करना। ये किसके लिए? एडवांस के एग्जाम की थोड़ी बहुत अप्रोच डेवलप करने के लिए अपन लोग ये सारा डेरिवेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ पा रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्या देखने जा रहे हैं अपन लोग? होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं आप लोगों को सीधे रिजल्ट बता देता हूं। डेरिवेशन मेथड नंबर 1 गॉस लॉ में देखेंगे, मेथड नंबर 2 आज देख रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर एक हमारे पास में स्फीयर हो, लेट अज्यूम ये एक स्फीयर है, होलो स्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलो स्फीयर? खोखला गोला। अरे बेटा बचपन में क्या प्लास्टिक की बॉल से खेले हो? होती थी प्लास्टिक बॉल जंप करती है, क्रिकेट खेलने वाली बॉल प्लास्टिक वाली सस्ती सी मिलती है, अंदर से खाली होती है ना, अंदर हवा भरी हुई होती है, उसको बोलते हैं खोखला गोला, होलो स्फीयर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बेटा एक होलो स्फीयर है हमारे पास में, इस वाले होलो स्फीयर की रेडियस है बेटा आर। कितनी रेडियस है इसकी? आर। इसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस आर, चार्ज कितना है? क्यू। तो पहले तो मैं आपको रिजल्ट डायरेक्टली बता देता हूं, डेरिवेशन अभी देखेंगे। अपन लोग क्या बोलेंगे कि इस वाले स्फीयर के ऊपर अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो बेटा सेंटर से किसी आर डिस्टेंस दूर जाने पर या आर वेक्टर के बराबर दूर जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के चार्ज ऑन द स्फीयर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल वैसा फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज क्रिएट करता था, बिल्कुल वैसा फॉर्मूला होलो स्फीयर यहां पर क्रिएट कर रहा है। बात क्या चौ पा रही है? और बेटा ये कौन सा वाला पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जो पॉइंट स्फीयर के बाहर है, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है। कोई बच्चा बोले सर वेक्टर फॉर्म में थोड़ा बता दो इस वाले फील्ड को। चलो बेटा वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। अगर बेटा वेक्टर फॉर्म में आपको ये वाला फील्ड देखना हो, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको ये वाला फील्ड देखना हो तो आप लोग क्या करोगे? के क्यू आर स्क्वायर, और बेटा इस वाली डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ओके बन गया, क्या डिफिकल्ट है इसमें? तो के क्यू आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, यानी क्या हो जाएगा बेटा? ये के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। क्या ये वाला फील्ड पी पॉइंट पर आ गया है? नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है, एकदम सिंपल, सुपर इजी। अच्छा कोई बच्चा बोले सर अंदर वाला कोई पॉइंट हो, कि सर अंदर में कोई पॉइंट ले लूं, यानी कि अब जो आर वेक्टर है इस वाले आर वेक्टर की या आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, यानी कि ये वाला पॉइंट पी अब स्फीयर के अंदर है। तो बेटा इनसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? 0। आउटसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज है, स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 क्रिएट करेगा। कैच हो पा रही है बात? चलो डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ कहां से रहे हैं? चलो देखते हैं। तो सारे बच्चे
सबसे पहले लिखेंगे कि मेथड नंबर वन, इसके अंदर लिखो वी विल सी इट, वी विल सी मेथड नंबर वन, वी विल सी मेथड नंबर वन इन गॉस लॉ। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे ना बेटा, तब देखेंगे एक मेथड तो इन दी गॉस लॉ। तो आज कौन सा देखेंगे? मेथड नंबर टू। ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा लेंथी, लेकिन एडवांस की अप्रोच डेवलप करने वाला है। तो चलो देखते हैं। तो बेटा मैं फिर से स्फीयर बना रहा हूं, अब लिखना बिल्कुल बंद। मेथड नंबर टू देखने जा रहे हैं। मेथड नंबर टू, M2 मींस मेथड नंबर टू। लिखना बिल्कुल बंद, कॉपी पेन साइड में, वरना पूरा बाउंसर जाएगा बेटा। मैं गारंटी ले रहा हूं दिक्कत होने लग जाएगी। अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो समस्या आनी जरूरी है, मतलब पक्की है, जरूरी तो नहीं पक्की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से इधर देखो, ये फिर से मैंने स्फीयर ले लिया, ये फिर से मैंने स्फीयर ले लिया। कैसा स्फीयर है बेटा? सुनते जाना ध्यान लगा करके। बेटा क्यू चार्ज, और पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इस आर रेडियस के स्फीयर के ऊपर, हाँ कि ना? ओके बेटा, ये हो गया सेंटर ओ, और सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस दूर जाकर के मैंने बेटा पी पॉइंट लिया, और इस वाले पी पॉइंट पर फील्ड निकालना ही मेरा मकसद है। तो सबसे पहली बात, ये जो स्मॉल आर है, नो डाउट कैपिटल आर से तो बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला पी पॉइंट बाहर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस होलो स्फीयर को कैसे एलिमेंट से बना हुआ माने, इस वाले होलो स्फीयर को किस प्रकार के एलिमेंट से बना हुआ माने। तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वैसे वैसे विजुलाइज करो। ठीक है, इधर देखेंगे सारे बच्चे एक साथ। बेटा आप ऐसे सोचो कि एक छोटी सी रिंग थी, फिर एक बड़ी रिंग लगाई, फिर एक और बड़ी रिंग लगाई, फिर एक और बड़ी रिंग लगाई। तो ऐसे कई सारी रिंग्स आप लोग लगाते गए, कई सारी रिंग्स आप लोग ऐसे लगाते गए, फिर रिंग्स को वापस से छोटा करना चालू कर दिया, वापस से रिंग्स को छोटा करना चालू कर दिया, वापस से रिंग्स को छोटा करना चालू कर दिया। तो बेटा अपन लोग क्या बोलेंगे? अपन लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला होलो स्फीयर कैसे बना है? एक छोटी सी रिंग, चलो मैं परमानेंटली एक बार बना देता हूं, फिर मिटा देंगे। अपन बोलेंगे कि भाई ये वाला होलो स्फीयर कैसे बना? एक छोटी रिंग, एक बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग। अरे यार फील आ रही है नहीं आ रही है? फिर छोटी रिंग, फिर छोटी रिंग, ऐसे रिंग रिंग से मिलकर के बेटा ये वाला स्फीयर बना हुआ है। ऐसे मन में विजुलाइज करो, तब आपको मेथड अच्छे समझ में आएगा। डायग्राम को कर दूं थोड़ा सा। ओके, तो बेटा अपन लोगों को एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा? रिंग टाइप का। तो मैं काम करता हूं, देखो इधर, मैं यहां से थीटा एंगल पे गया। मैं कहां गया? थीटा एंगल पे। मैं गया बेटा थीटा एंगल पे, और थीटा एंगल पे जाकर के बेटा मैंने डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। थीटा एंगल पे जाकर के मैंने डी थीटा विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। अब बेटा जैसे मैं थीटा एंगल पे पहुंचाऊं ऊपर, क्या मैं ऐसे ही थीटा एंगल पर नीचे भी आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या ऐसे ही मैं थीटा एंगल पर बाहर की तरफ? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या अंदर की तरफ? बिल्कुल आ सकते हैं। बाउंसर लग गया ना, मैं कहां जा रहा हूं? चलो सुनो बेटा, जैसे मैं थीटा एंगल पे ऊपर गया, क्या ऐसे ही मैं थीटा एंगल पर नीचे भी तो आ सकता था, हां कि ना? ऐसे ही ये जो स्फीयर है, ये बोर्ड के बाहर भी निकल रहा है, ये सर्कल नहीं है, इट इज स्फीयर। तो क्या ये स्फीयर बोर्ड के बाहर भी है? तो मैं थीटा एंगल ऐसे घूम के बोर्ड के बाहर भी आ सकता था, बोर्ड के अंदर भी थीटा एंगल पे जा सकता था। नहीं आ रही है ना बात समझ में? मेरी तरफ देखो, इधर बेटा स्फीयर है, जस्ट विजुलाइज इट। मैं थीटा एंगल ऊपर जा रहा हूं, तो थीटा एंगल बेटा मैं नीचे भी जा सकता हूं, थीटा एंगल में इधर भी जा सकता हूं, थीटा एंगल में इधर भी जा सकता हूं। यानी कि मैं थीटा एंगल चारों तरफ घूम के, ये बीच में आर डिस्टेंस वाली लाइन हो गई, मैं इस आर डिस्टेंस वाली लाइन से थीटा ऊपर, थीटा चारों तरफ घूम के क्या एलिमेंट ले सकता हूं? क्या एक रिंग टाइप का एलिमेंट बन जाएगा? कुछ कुछ तो पल्ले पड़ने लगा होगा बेटा, कुछ कुछ बात कैच हो पा रही है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इधर देखो सारे बच्चे, मैं थीटा एंगल ऊपर जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट ले रहा हूं, और ऐसा ही मैं चारों तरफ घूम के ले रहा हूं एलिमेंट। तो ऐसे रिंग टाइप की डिजाइन बन जाएगी, ऐसे रिंग टाइप की डिजाइन बन जाएगी। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है? ऐसे रिंग टाइप की डिजाइन बेटा बन गई। ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क लगा रहा हूं,
ये एक रिंग टाइप का एलिमेंट आ गया। थीटा एंगल पे गए, डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिया, तो ये वाला एलिमेंट कैसा आ गया? रिंग टाइप ऑफ एलिमेंट, रिंग टाइप ऑफ एलिमेंट, रिंग टाइप का एलिमेंट है। पहली बात क्लियर, थीटा एंगल ऊपर, चारों तरफ गए, रिंग टाइप का एलिमेंट हो गया। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिंग बनी है, इस वाली रिंग का सेंटर कहां होगा? यहां पर। इस वाली रिंग की रेडियस कितनी होगी? ये आर, ये कितनी है रेडियस? स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस, ये आर, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हो गई बेटा आर साइन थीटा। यानी कोई पूछेगा कि इस रिंग टाइप के एलिमेंट की रेडियस कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे आर साइन थीटा। कोई बोलेगा ये रिंग जो है ये इस वाले सेंटर से कितना दूर है, इस वाली रिंग का सेंटर स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉस थीटा। सोचो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के अंदर सोचो, ठीक है। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ये बेटा? आर कॉस थीटा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर कॉस थीटा, रिंग की रेडियस आर साइन थीटा। साथ हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारे बच्चे वापस से इधर देखें, मुझे इस वाली रिंग का सरफेस एरिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा? सरफेस एरिया, डीए। कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? पहले इस वाली रिंग की सरकमफेरेंस निकालो। कितनी रिंग की सरकमफेरेंस है? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। तो 2 पाई सरकमफेरेंस के लिए रेडियस कौन सी लेंगे? रिंग की रेडियस, ये वाली रेडियस आर साइन थीटा। तो 2 पाई आर साइन थीटा, ये बेटा रिंग की सरकमफेरेंस बन गई। रिंग की बेटा चौड़ाई, ये जो रिंग टाइप की स्ट्रिप है, इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा? थीटा एंगल पे आकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिया है, तो ये जो चौड़ाई बनेगी ना, ये बनेगी आर डी थीटा। कितनी चौड़ाई बनेगी? आर डी थीटा। मैं लिख देता हूं बेटा, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है? आर डी थीटा। तो बेटा सरकमफेरेंस मालूम, उसको चौड़ाई आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मुझे एरिया मिल गया? बिल्कुल मिल गया। रिंग टाइप का एलिमेंट था, सरकमफेरेंस निकाली, चौड़ाई आर डी थीटा से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा काम बन गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर देखो, मुझे इस वाले एलिमेंट के ऊपर छोटा सा चार्ज चाहिए। कैसे मिलेगा चार्ज? अपन क्या बोलेंगे कि भाई क्यू चार्ज है 4 पाई आर स्क्वायर के ऊपर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बेटा स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा? क्यू चार्ज फैला हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे। तो बेटा डीए एरिया पे कितना होगा चार्ज? इंटू डीए। क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर पे, तो डीए पे कितना? इंटू डीए। यानी कि बेटा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों को ये भारी पड़ रहा होगा? भारी पड़ रहा है ना, फिर भी फाइट करना है बेटा। अगर मुश्किलों से घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? दोबारा देखना इस वीडियो को, दोबारा रिवाइज करना इसको, इजी लगेगा, विश्वास करो, ठीक है। तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, डीए की वैल्यू डाली। मुझे इस रिंग टाइप के एलिमेंट के कारण, मुझे इस रिंग टाइप के एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज था वो मिल गया। अब क्या करेंगे? इस रिंग टाइप के एलिमेंट पे जो चार्ज है उसके कारण मैं एक छोटा सा फील्ड लिख रहा हूं, डीई फील्ड। रिंग के कारण एक्सिस पे फील्ड का फॉर्मूला याद करो, कि क्यू एक्स अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट बंद, पावर 3/2। भूल गए? चलो देखो मैं लिख के बताता हूं कि रिंग का चार्ज डी क्यू, रिंग की इस वाले पी पॉइंट से दूरी, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगी, देखो कितनी बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, उसमें से बेटा आर कॉस थीटा को माइनस कर दो। तो बेटा रिंग से इस वाले पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई? स्मॉल आर माइनस का आर कॉस थीटा, यानी कि ये हो गई बेटा रिंग, और ये हो गया पॉइंट पी। तो रिंग से पी पॉइंट की दूरी कितनी है? ये, यानी कि ये काम करेगा बेटा एक्स वाला। तो के क्यू एक्स, यानी कि आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, यानी कि रिंग की रेडियस का स्क्वायर। रिंग की रेडियस कितनी है बेटा? आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस गंदी सी टर्म का स्क्वायर, तो बेटा आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और पावर 3/2। भयंकर लग रहा है ना ये? ओके, ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस छोटे से एलिमेंट रिंग के कारण। ऐसी तो बेटा बहुत सारी रिंग्स हैं, हाँ भाई बहुत सारी रिंग्स हैं। तो चलो इन सारी रिंग्स के कारण इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब सब लोग सोचो बेटा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। बेटा सबसे पहली सबसे छोटी रिंग जो यहां पर बनेगी, इधर जरा सी रिंग बनेगी। किधर बनेगी बेटा ये रिंग? जरा सी यहां पर। वो थीटा की वैल्यू काइंड ऑफ जीरो लेने पर मिलेगी। थीटा की वैल्यू जब कम करते जाओगे, सबसे पहले थीटा जब आपने जीरो लिया होगा तो सबसे छोटी वाली रिंग मिली होगी। फिर बेटा थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़ी रिंग मिलती जा रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़ी रिंग मिलती जा रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़ी रिंग मिलती जा रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, लास्ट वाली रिंग कहां मिलेगी? इधर। यानी थीटा की वैल्यू जीरो से बढ़ा करके जब 180 पे ले जाओगे तब तक आपको रिंग्स मिलती रहेंगी। यानी कि बेटा पूरा स्फीयर तैयार करना है तो सारी की सारी रिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो थीटा की वैल्यू जीरो से पाई तक ले जानी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू कहां से? थीटा की वैल्यू जीरो से पाई। थीटा की वैल्यू जीरो से थीटा की वैल्यू पाई तक के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला इंटीग्रेशन। चलो जूझते हैं इस वाले इंटीग्रेशन के साथ में। तो बेटा क्या मैं इसको कॉपी करके अगले पेज के ऊपर ले जाऊं, या चलो एक बार यहां पर ही इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर के पाई। बेटा के को के रहने दो। डी क्यू की वैल्यू बेटा ये रही, बहुत बड़ी सी वैल्यू है डी क्यू की। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। पाई से पाई काट दो, आर से आर, और ये आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इस वाले 2 से इस 4 को काटो तो बेटा डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी Q/2 और साइन थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या टर्म है बेटा? आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा। ऐसे अपॉन में देखो नीचे बेटा जो टर्म है, इस पूरी टर्म की पावर कितनी है बेटा? 3/2। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, अंदर जो ब्रैकेट है इनको ओपन कर रहा हूं, मेरे साथ साथ में कैलकुलेशन करना। ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको बेटा ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो मिलके ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। साथ आ पा रहे हो? अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों टर्म्स को गौर से देखो। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर साथ में जोड़ोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 1। यानी कि जो अगली स्टेप है, अब मुझे अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा, जगह अब यहां नहीं बची है। तो चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और आगे देखते हैं बेटा कैसे क्या कैलकुलेशन होने वाली है। तो बेटा डीई की वैल्यू कितनी होने वाली है, एक बार को देख लेते हैं। तो डीई की वैल्यू बेटा कितनी है, चलो कॉपी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई। ऊपर क्या क्या टर्म्स है बेटा? ऊपर जो टर्म्स है वो है के कैपिटल क्यू साइन थीटा डी थीटा। के कैपिटल क्यू साइन थीटा डी थीटा। और क्या है बेटा? और देखो, और है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा। स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, ये टर्म है। नीचे क्या है बेटा? नीचे है 2, नीचे है 2 और साथ में ब्रैकेट की पावर 3/2
और क्या है बेटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा। एक बार वेरीफाई कर लें, यही तो है। हाँ भाई यही तो है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो बेटा ये वाली हमारे पास में इंटीग्रेशन की टर्म है। चलो इसको सॉल्व करें। तो बेटा अगली टर्म 0 से पाई तक फिर से लिमिट। तो बेटा ऊपर देखो क्या क्या बन रहा है बेटा, के क्यू साइन थीटा डी थीटा, ऊपर स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा। नीचे बेटा क्या बन रहा है, ध्यान से सुनना, नीचे 2 तो है ही है। नीचे मैंने क्या बोला, इस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ मिलाओ तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। फिर ये स्मॉल आर स्क्वायर को लिख लो, फिर माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा लिख लो। बात क्या चौपा रही है, बहुत ही गंदा सा इंटीग्रेशन बन रहा है। चलो इसको आसान करते हैं। बेटा एक काम करो, ये जो भी टर्म अंडर रूट के अंदर है, यानी कि आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा, इस पूरी टर्म को बेटा आप लोग क्या करो, इस पूरी टर्म को आप लोग मान लो, क्या मान लोगे, इस पूरी टर्म को आप लोग मान लो जेड स्क्वायर। क्या मान लोगे बेटा, जेड स्क्वायर। जेड इज एनी नंबर, इस पूरी टर्म को आप लोग क्या मान लोगे, जेड स्क्वायर। अगर इसको जेड स्क्वायर मान लिया, डिफरेंशिएट करो 2z dz, इधर क्या हो जाएगा बेटा, आर कांस्टेंट है 0, स्मॉल आर कांस्टेंट है 0, माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। यानी कि बेटा 2z dz, हिम्मत बनाए रखना, साथ ना छोड़ देना। 2z dz बराबर व्हाट, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2r कैपिटल आर साइन थीटा डी थीटा। बेटा 2 से 2 कट जाएगा। चलो अब इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर चलें। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला इंटीग्रेशन अब नया रूप क्या ले लेगा, देखते जाओ। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, के कांस्टेंट है मत छेड़ो, क्यू कांस्टेंट है मत छेड़ो। बेटा साइन थीटा डी थीटा, देखो यहां पर ये साइन थीटा डी थीटा दिख रहा है, इस साइन थीटा डी थीटा को यहां से उठा सकते हैं। क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, जेड डी जेड अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर। हम लोगों ने यहां तक लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू देखो, मैं इस वाली क्वेश्चन से लिख रहा हूं जाकर के। इस वाली क्वेश्चन को अगर देखोगे तो कॉस थीटा क्या बनेगा, थोड़ा सा अरेंज करो, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा बराबर व्हाट, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यानी कि कॉस थीटा बेटा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। तो कॉस थीटा को बेटा मैं यहां पर रख रहा हूं, तो स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, कॉस थीटा यहां से उठा के लिखना है। बाउंसर नहीं लग रहा है ना, पक्की बात। एक बड़ा ब्रैकेट स्मॉल आर कैपिटल आर, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा यहां से उठा करके रख रहा हूं, तो कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 टाइम्स स्मॉल आर कैपिटल आर ब्रैकेट 1। ये बेटा ऊपर वाली टर्म पूरी पूरी तैयार हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं नीचे वाली टर्म की। तो नीचे एक 2 है, लिख दिया। बेटा इस पूरी टर्म को आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का 2r आर कॉस, इसको मैंने जेड स्क्वायर माना था। यानी कि इस वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है इट इज जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे, इट विल बिकम जेड क्यूब। तो एक जेड क्यूब बेटा नीचे आ जाएगा। ये हमारी इंटीग्रेशन की टर्म आ चुकी है। चलो अब इस वाले इंटीग्रेशन को बेटा आगे बढ़ाएं। तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो अगली टर्म क्या आने वाली है, ध्यान से लिखते जाओ। बेटा एक काम करो, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यहां पर अपन लोगों ने
सारी टर्म्स लिख दी हैं, सारी चीजें हो गई हैं। इधर बेटा एलसीएम थोड़ा सा ले ले, एलसीएम लोगे तो चीजें आसान बनेगी, एलसीएम नहीं लोगे तो चीजें डिफिकल्ट सी दिखेंगी। तो बेटा एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, 0 से पाई, के क्यू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर कांस्टेंट है बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा है dz और z और z क्यूब मिलके नीचे बचा है बेटा z स्क्वायर, ये टर्म बची है। अब जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है, इधर बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम में बेटा सबसे पहले देखो, ये इसको काट दो ताकि चीजें आसान दिखें। अब एलसीएम ले लो बेटा 2r, जैसे ही 2r एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, इधर बनेगी टर्म बेटा 2r स्क्वायर। क्या बनेगी टर्म, 2r स्क्वायर। इधर माइनस साइन अंदर घुसेगा तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। साथ आ पा रहे हो, बाउंसर लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, गहरी सांस अंदर गहरी सांस बाहर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो के जस्ट मिनट, के क्यू अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर बेटा बाहर गया। इंटीग्रेशन के अंदर इधर है dz, इधर है z स्क्वायर। क्यों ना बेटा dz को तो मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, dz को मैं क्या कर रहा हूं बेटा थोड़ा साइड में इधर। बाकी की टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर करके स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप। चलो आप लोगों को दिक्कत ना हो तो एक बार मैं सीधा का सीधा लिख रहा हूं। तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर जेड स्क्वायर और नीचे 2r है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप टर्म्स लिख रहा हूं, के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा, तो इंटीग्रेशन करोगे तो पहली टर्म क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म 2r स्क्वायर अपॉन 2r जेड स्क्वायर, ये टर्म है इंटू dz। ठीक है, या चलो dz को बाद में ही लिखेंगे। अगली टर्म क्या है बेटा, माइनस का r स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 2r। अगली टर्म क्या है बेटा, माइनस का r स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 2r। अगली टर्म क्या है बेटा, जेड स्क्वायर 2r इंटू dz। अब देखो बेटा क्या क्या टर्म्स कट सकती हैं, ध्यान से सोचो। क्या 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या एक r से r कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इधर देखो, क्या एक r से r उड़ेगा, 100%। क्या जेड स्क्वायर कट जाएगा, एकदम 100%। तो बेटा अगली टर्म जो आने वाली है, के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। चलो अब इंटीग्रेशन करते जाओ बेटा। ये जो पहली टर्म है इसमें इंटीग्रेशन ऊपर है स्मॉल आर, नीचे है जेड स्क्वायर, dz बेटा अंदर आ गया। सेकेंड टर्म कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r कांस्टेंट है, dz नीचे क्या बचा हुआ है, जेड स्क्वायर। थर्ड टर्म माइनस साइन r बाई 2 कांस्टेंट है बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन जेड स्क्वायर। इधर लास्ट वाली टर्म 1 अपॉन 2r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dz। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली टर्म देखें, के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। देखो इधर ध्यान से, स्मॉल आर तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करना आता है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 बाई एक्स, माइनस का 1 बाई एक्स। तो यहां 1 अपॉन जेड स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 1 बाई जेड। यहां पर देखो, इधर आर स्क्वायर बाई 2r, यहां पर 1 अपॉन जेड स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 1 बाई जेड।
तो माइनस को बाहर लाऊंगा, इधर प्लस कर दूंगा और इधर हो जाएगा 1/z। इधर भी देखो 1/z² का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/z, फिर से प्लस r/2 1/z। जो माइनस आ रहे हैं वो साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर 1/2r dz का इंटीग्रेशन हो गया z। साथ आ पा रहे हो ना? पक्की बात। लिमिट भी तो लगानी है बेटा, लिमिट भी तो लगानी है। लिमिट लगाने का टाइम आ गया है। देखो इधर बेटा, हमारे इंटीग्रेशन में थीटा की लिमिट 0 से पाई तक, लेकिन हम लोग अब कन्वर्ट कर चुके हैं जेड में। तो बेटा ये बताओ, अगर थीटा की वैल्यू 0, कहां गई हमारी इक्वेशन? ये रही हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन को गौर से देखो। जब थीटा 0 होगा, सुनना, जब थीटा 0 होगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या चेक करें? कहां लिखें? चलो ऐसे ही देखो बेटा, जब थीटा की वैल्यू 0 तो इधर क्या रख दोगे? cos 0। cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहां क्या बनेगा? r² प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस का 2 स्मॉल r कैपिटल R। यानी कि बेटा मैं अगर इधर लिखूं कि थीटा बराबर 0 पर जो z की वैल्यू है वो हो जाएगी r माइनस स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r माइनस r। थीटा बराबर 0 रखोगे तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर बनेगा। रख के देखो थीटा बराबर 0। और बेटा जब थीटा बराबर अपर लिमिट पाई वाली रखोगे तो cos पाई हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस। तो थीटा बराबर पाई रखने पर z की वैल्यू हो जाएगी बेटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो z² हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो z बराबर हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो हम लोग जब लोअर लिमिट रखेंगे तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R, अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। साथ आ पा रहे हो? ओके। तो चलो बेटा, अब इसमें वैल्यू रखने का नंबर आ गया है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूं और इसको कॉपी करके मैं लेके जा रहा हूं। तो अगले पेज पे जा रहे हैं, चलो इसको कॉपी कर लें। तो KQ/2 स्मॉल r कैपिटल R, KQ/2 स्मॉल r कैपिटल R। आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म माइनस का स्मॉल r/z, अगली टर्म माइनस का स्मॉल r/z। अगली टर्म कैपिटल r²/2r/z, r²/2r और नीचे z। अगली टर्म r/2z, स्मॉल r/2z। अगली टर्म z/2r, z/2r। और बेटा लिमिट r माइनस r से r प्लस r। चलो वैल्यूज रखना चालू करो बेटा। तो देखो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K कैपिटल Q 2 स्मॉल r कैपिटल R। वैल्यू रखते हैं बेटा। तो पहले अपन लोग अगर वैल्यूज रखेंगे तो ध्यान से देखो क्या क्या टर्म्स आएंगी। क्या एक बार एलसीएम ले लें क्या, या चलो वैल्यू रखते जाते हैं। तो माइनस का r, अपर लिमिट तो r प्लस कैपिटल R। इधर भी r², जस्ट मिनट, 2 स्मॉल r, z की वैल्यू रख देंगे बेटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इधर देखो स्मॉल r/2, z की वैल्यू बेटा रख देंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इधर देखो z/2 r की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा? z की वैल्यू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और इधर तो कितना बेटा? नीचे है ओनली स्मॉल r, 2 टाइम्स स्मॉल r। अगर बाउंसर लग रहे हो ना बेटा, दोबारा से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अपर लिमिट मैंने रख दी है। अब बेटा लोअर लिमिट रखने का नंबर आया। लोअर लिमिट रखोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट रखोगे, मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस का r
अपॉन जेड की वैल्यू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। फिर बेटा आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर, जेड की जगह पे कितना हो जाएगा आर माइनस आर, यहां पर आर प्लस कैपिटल आर है, इधर हो जाएगा आर माइनस कैपिटल आर। फिर अगली टर्म बेटा स्मॉल आर, नीचे 2, जेड की वैल्यू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। फिर अगली टर्म बेटा जेड यानी कि आर माइनस कैपिटल आर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर। ब्रैकेट बंद। घबरा रहे हो? कोई नहीं, साथ आते जाओ। के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। चलो अब एलसीएम लेने का समय आ गया है। तो इस फर्स्ट टर्म को बेटा सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो, नीचे एलसीएम क्या बनेगा 2r स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो बेटा ये बन जाएगा माइनस का, जस्ट मिनट, ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2r स्क्वायर, ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर, ये बन जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बेटा इस सेकंड वाली यानी कि जब लोअर लिमिट डाली उस समय पर भी एलसीएम लो। चलो इधर भी एलसीएम लेते हैं। इधर एलसीएम क्या आएगा 2 स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो यहां हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस का 2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा आर माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म्स बेटा बन रही हैं। फटाफट देखो, क्या बेटा मैं अगली स्टेप में चला जाऊं? अगली स्टेप को अलग कलर से लिख देता है कि कंफ्यूजन ना हो। के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। चलो बेटा अब इधर देखो बेटा, ये और ये मिलके एक माइनस का आर स्क्वायर बचा, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे बेटा तो बनेगा कितना, तो यहां पर बनेगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, और क्या बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर के बाद में बनेगा 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। नीचे क्या बन रहा है बेटा, नीचे बन रहा है 2 आर स्क्वायर और 2r आर प्लस आर, ये टर्म। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला आर स्क्वायर और ये कट जाएगा? हां भाई कट जाएगा। अगली स्टेप की बात कर लेते हैं, माइनस साइन, इधर एक और टर्म है इसको भी लिखें। तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या है 2 स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये और ये वाली टर्म मिलके माइनस आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर। इसको ओपन करोगे बेटा तो स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स स्मॉल आर कैपिटल आर, इस तरह की टर्म आ जाएगी। ओके ध्यान से देखो, ये गया, तो भाई अगली टर्म जो आएगी उसको मैं इधर लिख रहा हूं के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। पहली टर्म देखो, ये हो जाएगा बेटा 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और यहां बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां है 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। इधर आप देखोगे तो बेटा क्या बन रहा होगा, ध्यान से देखो 2 स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। खुद से एक बार सॉल्व करके ट्राई करो, हवाबाजी में नहीं होने वाला है सवाल, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर मिलके 2 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। बेटा इस वाली टर्म को लेकर के मैं अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देख लो, कॉपी कर लो बेटा इसको, फिर अगले पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगले पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो बेटा अगले पेज के ऊपर जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है, के कैपिटल क्यू अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर।
ई की वैल्यू 2, 2 तो नीचे है, के क्यू अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर बेटा पहला ब्रैकेट फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो जो टर्म्स हैं वो मैं लिख रहा हूं। तो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं 2r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में है 2 स्मॉल आर आर प्लस आर, 2 स्मॉल आर आर प्लस आर। फिर माइनस साइन। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या है बेटा? सेकंड वाले ब्रैकेट में 2 कैपिटल आर स्क्वायर, 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 स्मॉल आर आर माइनस आर और ब्रैकेट बंद। अब और पेज की शायद आवश्यकता ना पड़े, यहां पर अपन लोग सॉल्व पक्का कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां पर देखो एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और यहां हो जाएगा ये स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2r स्क्वायर आर माइनस कैपिटल आर, ये बनेगा 2 स्मॉल आर कैपिटल आर आर माइनस कैपिटल आर। आगे बढ़ रहे बेटा, एलसीएम लेना आता है ना, माइनस साइन 2r स्क्वायर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस साइन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर आर प्लस आर। ये एलसीएम लिया बेटा, ये वाली टर्म्स आ गई। चलो आगे बढ़ो, तो इधर देखोगे तो के क्यू 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर पहली टर्म 2 स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर माइनस का 2 आर का क्यूब। अगली टर्म 2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर 2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर। अगली टर्म माइनस का 2 आर स्क्वायर स्मॉल आर माइनस का 2 आर स्क्वायर इंटू आर। अगली टर्म प्लस का 2 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर प्लस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर। नीचे वाली टर्म को अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, 2 स्मॉल आर प्लस आर स्मॉल आर माइनस आर। अब ध्यान से देखो क्या क्या टर्म्स कट रही हैं, क्या क्या टर्म्स जुड़ रही हैं। तो बेटा देखते जाओ, क्या इस वाली टर्म से क्या ये वाली टर्म उड़ा दूं? बिल्कुल। क्या बेटा? एक मिनट, जस्ट मिनट, इधर देखो, ये 2r क्यूब नेगेटिव, चलो अभी नेगेटिव नेगेटिव वालों को तो जोड़ देंगे और देख लेते हैं और कौन सी टर्म कट रही है बेटा। जस्ट मिनट। तो बेटा चलो एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लें। तो के क्यू अपॉन 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। इधर देखो ये टर्म हो जाएगी बेटा 2 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर, 2 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर। ये टर्म क्या बनने वाली है? ये वाली टर्म, और कौन सी टर्म जोड़ रही है इसमें बेटा? ऐसी किसी टर्म ये रही। तो इस टर्म और इस टर्म को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4 स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर। इसी प्रकार से बेटा एक टर्म ये वाली अपन लोगों ने अभी कौन कौन सी टर्म जोड़ दी? ये वाली टर्म जोड़ दी और ये वाली टर्म जोड़ दी। इसी तरीके से बेटा एक और टर्म हम लोग जोड़ सकते हैं। देखो ये वाली टर्म तो एक और कट रही है, ये टर्म कट गई। और कौन सी टर्म जुड़ेगी? ये वाली टर्म माइनस का 2r क्यूब माइनस का 2r क्यूब, ये मिलके हो गया बेटा माइनस का 4r क्यूब। एग्री कर पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या हो गया बेटा? 2 स्मॉल आर ए प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा अब आप थोड़ा सा अगर और अरेंजमेंट करो, एक काम करो, इसके अंदर से 4 स्मॉल कैपिटल आर को बाहर निकाल लो। किसको बाहर निकाल लोगे? 4 कैपिटल आर को बाहर निकाल लो।
क्या मैं नीचे लिखूं? चलो मैं नीचे लिख देता हूं। अब क्यों कंजूसी करनी जब इतनी स्टेप्स लिख ली हैं। तो बेटा 4 कैपिटल आर को बाहर निकाला तो स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बचा, अपॉन 2 स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये कट गया। अब बेटा मैं इस कैलकुलेशन को लेकर के थोड़ा इधर साइड में जा रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई आउटसाइड वाले पॉइंट पर? आउटसाइड वाले पॉइंट पर कितनी वैल्यू आ गई? के कैपिटल क्यू, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर, और ऊपर है 4 कैपिटल आर, नीचे है 2 स्मॉल आर। कट करोगे तो ये 2, ये 4 कट जाएगा। के कैपिटल क्यू, ऊपर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर भी कट गया। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटसाइड वाले पॉइंट पर वैल्यू आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर। हो गया आंसर प्रूफ। देख लिया आप लोगों ने, मैंने पहले ही बोला था लेंदी है, लेंदी नहीं सुपर 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 लेंदी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट। क्यों ना क्विकली रिवाइज कर लें। चलो एक बार लिख लो, रिवाइज तो कर ही लेंगे, एक बार लिख लो, मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट लिखें बेटा। चलो तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, देखो इधर हम लोगों ने बोला मेथड नंबर 1 गॉस लॉ वाला, वो तो हम लोग देखेंगे बाद में। यह है मेथड नंबर 2 जो जरूरी तो नहीं है बोर्ड के लिए ना एडवांस के लिए। फॉर्मूले याद कर लोगे, गॉस लॉ से देख लोगे तो भी काम चलेगा। जस्ट केवल एक चीज सिखाने के लिए कि आप लोगों को एलिमेंट लेना है, चार्ज लिखना है, फील्ड लिख करके इंटीग्रेट करना है। इस कारण से अपन लोग इतने लंबे मेथड पर गए। तो बेटा अपन लोगों ने थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट चारों तरफ लिया, यानी कि हर एक तरफ थीटा 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 पे जाकर के एलिमेंट लोगे तो एक रिंग टाइप का एलिमेंट बनेगा। इस रिंग टाइप के एलिमेंट की जो रेडियस होगी दैट इज आर साइन थीटा, जो इसकी ये रिंग के सेंटर से स्फीयर के सेंटर तक की दूरी होगी दैट इज आर कॉस थीटा। हमने रिंग का एरिया लिखा, कैसे लिखा एरिया? रिंग की सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई इंटू रिंग की रेडियस, और फिर ये जो सरकमफेरेंस मिली इसको रिंग की विड्थ, रिंग की चौड़ाई आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ आप आ रहे हो? रिंग की विड्थ आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर के ऊपर फैला हुआ है, क्यू चार्ज 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, तो डी एरिया में कितना चार्ज इंटू डी है। तो बेटा ये हमको टोटल चार्ज की वैल्यू मिली जो इस रिंग टाइप के एलिमेंट के ऊपर है। अब रिंग के कारण हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स कैसे लिखा? रिंग से पी पॉइंट की दूरी, टोटल डिस्टेंस थी स्मॉल आर, ये थी आर कॉस थीटा, तो ये हो गई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा। तो एक्स ये पर रख दिया, एक्स स्क्वायर इधर भी वही रख दिया। रिंग की रेडियस आर साइन थीटा थी, यहां पर रख दी। साथ में आप आ रहे हो? अब इसको सॉल्व करने बेटा आगे गए तो आगे चलते गए, आगे चलते गए। हां, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने जो ये नीचे वाली टर्म थी इसको एक बार जेड स्क्वायर माना और अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज करी, ठीक है। थीटा की लिमिट से हम लोग कहां गए? जेड की लिमिट पे गए। तो बेटा एक बार मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस पूरी कैलकुलेशन को देखोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? इसको बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। हां, ऐसा नहीं है कि याद रहना चाहिए, ये केवल एक समझाने के लिए कि ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा देखा हुआ तो हो। कई बार क्या होता है कि हमने कई चीजें देखी नहीं होती हैं, फिर किताबों में वो चीजें दिखती हैं, फिर हमको लगता है ये तो हमें आता ही नहीं और हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता है। तो इसको बताने के पीछे का कारण यह है कि जब भी आप ये वाला डेरिवेशन देखो तो आपको लगे कि हां ये तो मुझे आता है, लेंदी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। बेटा फिजिक्स के हिसाब से क्या कोई डिफिकल्ट चीज थी? नहीं, केवल ये डिफिकल्ट हुआ कैलकुलेशन लंबी होने के कारण, स्टेप 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 करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग थोड़ा खुद से थोड़ा दिमाग लगाओगे शायद आप 2-4 स्टेप कम में भी इसको सॉल्व कर दो, है ना। मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, शायद थोड़ा मैनिपुलेशन करते तो कम में भी हो जाता। तो बेटा आज का सेशन अपन लोग यहीं पर एंड करते हैं, आगे तो ज्यादा बढ़ नहीं पाए। अगले सेशन के अंदर
अपन लोग यहीं से जुड़ेंगे, सवाल करेंगे बेटा होलो स्फीयर के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर सवाल करेंगे और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात होंगी। चलो तो यहीं पे बेटा आप लोगों से विदा लेते हैं। प्लीज जो भी आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें, खुद से सॉल्व करें, खुद से एक बार देखें। बेस्ट ऑफ लक।